पॉस्चरिंग की बात मैं यहाँ पर करती हूँ, जो हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से पॉस्चरिंग यहाँ पर हो रही है। सबके अपने अपने हित है सर, तभी वहां पर सब पहुंच रहे हैं, वरना ऐसी संकट की घड़ी में जहां पर बम चल रहे हो, तबाही हो रही हो, कहां से कब कौन सा रॉकेट आ जाएगा कुछ नहीं पता, वहां पर ये राष्ट्रीय अध्यक्षों का पहुंचना बड़ी बात है, क्योंकि स्टेक पर लगी हुई है वो तमाम चीजें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेक है, इंटरनल इंटरनेशनल सब कुछ है। लेकिन अगर आप इजाजत दें, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स की और पता नहीं क्या क्या। नागर साहब ध्यान दीजिएगा, सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं चल रहा है इस पूरे के अंदर। सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं चल रहा है। चाहे आप बाइडन ले लीजिए, चाहे आप सुनक ले लीजिए, इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जिसके वजह से आप सब लोग यहां आ रहे हैं। आप दे के कुछ नहीं जा रहे हैं, बोल जो सकते थे यहां वहां से भी बोल रहे हो, लेकिन आपकी एक पॉलिटिक्स अव्वल दर्जे की है, अप्रिशिएट करी जानी चाहिए कि आप साथ खड़े होकर दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, उस कंट्री को, इजराइल को, कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, देखिए हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था भारत का। नागर साहब बेकार में भी कूद पड़े, क्योंकि इन सब लोगों ने सोचा मानवता के लिए कूदना पड़ता। हाँ, मैं बिल्कुल इसी को बोल रहा हूं, लेकिन हमारे यहां इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। ओवरऑल अगर आप देखें, एक सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। वो खराब ये हो गई कि आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलाई थी बिहाइंड द स्क्रीन। ब्लिंकन ने इतना बेचारे ने काम किया, 10 कंट्री घूमता रहा, 2-2, 3-3 बार। उसका एक रिजल्ट बनते बनते जिन्होंने नहीं बनवाना था, ईरान जैसी कंट्रीज ने, वो सक्सेसफुल हो गए। एक ब्लास्ट और सारी चीजें धराशायी। फिर भी मैं कहूंगा आज भी, क्योंकि वो सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं पास आ रहे थे किसी चीज के लिए। मुझे लगता है अभी भी आपके पास चांस है कि इस युद्ध को बचा लो, इसको एक टेररिस्ट के रिलेटेड काम पर ही इसको लिमिट कर दो। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे इंटरनेशनली एस्केलेट होने दिया, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह के खतरनाक हथियार हैं, जिस तरह की इंटेंसिटी ऑफ अटैक चल रहे हैं, ये बहुत भयानक दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, भयानक दिशा में बढ़ रहा है। और भारत जैसा देश, दुष्यंत नागर जी, जो खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा हो, बल्कि अभी भी हम देखते हैं कि गाहे बगाहे जाग जाता है वो, और इस तरह से अटैक होते रहते हैं या सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता रहता है। तो कम से कम उस आतंकवाद से, उन आतंकियों से, या आतंक एक शब्द से ही किसी तरह की कोई सहानुभूति तो नहीं होनी चाहिए, जो एक के बाद एक सुर में एकदम INDIA अलायंस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, INDIA अलायंस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, एक ने अपनी कार्यावधि के दौरान शहादत दी है आतंकवाद के खिलाफ, दूसरे ने सुरक्षा हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से 11 महीने हटने के बाद उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो कोई ये ना कहे, और ये अनुचित है, और मैं इसका पूरा विरोध करूंगा कि इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर, नेता आतंकवाद के प्रति कोई सहानुभूति या नरम रवैया रखता है। हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, कठोर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप आतंकवाद को समाप्त करने के बहाने स्कूल्स में बच्चों को और जो हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, इलाज करा रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रहार करें। भारत सरकार की नीति, इजराइल और हमास के संघर्ष को लेकर जो नीति है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है। अगर उसके साथ नहीं खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं खड़े हैं। उनके बयान आप देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय के बयान के साथ कहीं ट्यून नहीं कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाता है, इसलिए विश्व गुरु था कि भारत में मानवीय संवेदनाएं थी, भारत ने मानवीय मूल्यों का पालन किया, मानवीय मूल्यों का रक्षण किया, मानवीय मूल्यों को स्थापित किया दुनिया में। अगर उनका उल्लंघन होगा तो इंडिया अलायंस के लीडर खुल के बात करेंगे।